ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। मनुष्य को विपत्ति काल का सामना करने में सहायता देने के लिए मुस्कान से बड़ी कोई चीज नहीं। एक किसने कहा है? संत तिरुवल्लुवर ने कहा है। पहाड़ी राज्यों में बढ़ता पर्यटन का बोझ, और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। ये हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की जल, जंगल, जैव विविधता, संस्कृति और सभ्यता का आधार स्तंभ है। अपनी भौगोलिक विशिष्टता, लोक सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक आभा के कारण हिमालय सदियों से मानव समाज को आकर्षित करता रहा है, और इसकी बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, कल कल बहती नदियां, घने वन, प्राचीन तीर्थ स्थल और लोक स्मृतियां इसे विश्व की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहरों में स्थान दिलाती हैं। यही कारण है कि साधकों, श्रद्धालुओं, पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों का हिमालय के प्रति एक विशेष लगाव बना रहा है। मगर वैश्विक ताप के असर से पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है, और निसंदेह इससे राजस्व संसाधन के नए द्वार खुले हैं। लेकिन इससे पहाड़ों की पारिस्थितिकी के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों का बेहताशा विस्तार हुआ है। पर्यटन को अब विकास के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और विभिन्न माध्यमों से पर्यटन के प्रचार से इन राज्यों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी, नैना देवी, चामुंडा देवी और मणिकर्ण के अलावा शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, रोहतांग दर्रा, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी जैसे स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इसी तरह उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और चारधाम यात्रा के अलावा ओली, मसूरी, बुग्याल, हरकी-दून, रूपकुंड, नैनीताल, सुंदर डूंगा, छोटा कैलाश तथा पिंडारी जैसे स्थलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। पर्यटन के ये ज्यादातर केंद्र अब केवल मौसमी गंतव्य नहीं रहे, बल्कि वर्ष भर व्यस्त रहने वाले आर्थिक केंद्रों के रूप में भी उभर रहे हैं। और देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2025 में करीब 3.25 करोड़ पर्यटक पहुंचे, और इसी तरह उत्तराखंड में वर्ष 2025 में रिकॉर्ड तौर पर्यटक पहुंचे। इस दौरान यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या 6 करोड़ से अधिक रही, और जिनमें 1.92 करोड़ पर्यटक विदेशी थे, और इनमें से सबसे अधिक पर्यटक हरिद्वार, देहरादून, टिहरी में क्षेत्रों में आए थे। पर्यटन के इस विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी है। लंबे समय से पलायन, बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसरों से जूझ रहे हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन ने आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए। अनेक गांवों में घर पर पर्यटकों को ठहराने होम स्टे की संस्कृति विकसित हुई है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला। परिवहन, हस्तशिल्प, भोजनालय, अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, और कई परिवार जो पहले केवल पारंपरिक कृषि या सीमित आजीविका पर निर्भर थे, अब पर्यटन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। और इस दृष्टि से पर्यटन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को में नई ऊर्जा का संचार किया है। मगर इस उत्साहजनक परिदृश्य के बीच एक मूलभूत प्रश्न लगातार उभरता जा रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र विकास की वर्तमान गति और स्वरूप को वहन करने की क्षमता रखता है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे युवा और संवेदनशील पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और यहाँ की ढलानें अपेक्षाकृत अस्थिर तथा जल स्रोत सीमित हैं। और हिमालयी क्षेत्रों में पिछले वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जो ढांचागत विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यहाँ बार बार होने वाले भूस्खलन और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न संकट हमें यह याद दिलाता है कि यदि
पर्यटन विकास की प्रक्रिया में स्थानीय परिस्थिति की अनदेखी की गई जाती है तो उसका परिणाम दीर्घकालिक संकट के रूप में सामने आ सकता है। और देश में पर्यटन विकास का मूल्यांकन पर्याप्त पर्यटकों की संख्या, होटल के कमरों की संख्या में वृद्धि, सड़क निर्माण और निवेश की मात्रा के आधार पर किया जाता है। यह पैमाना मैदानी क्षेत्रों में कुछ सीमा तक उपयुक्त हो सकता है, मगर हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में वास्तविक विषय यह होना चाहिए कि पर्यटन स्थानीय समाज, संस्कृति, पर्यावरण और संसाधनों का कितना सशक्त बना रहा है। यदि किसी क्षेत्र में पर्यटन के कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा हो, कचरे का संकट उत्पन्न हो रहा हो, स्थानीय स्थापत्य नष्ट हो रहा हो और सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ रही है, तो उस विकास की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक पर्यटन स्थलों पर यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहाड़ों की सीमित वहन क्षमता वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो रहे हैं। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है, निर्माण कार्यों के लिए वनों को काटा जा रहा है और इससे न केवल इन क्षेत्रों का पारंपरिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से जल, भूमि और ऊर्जा संकट संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही वाहनों के बढ़ते दबाव से यातायात, अर्थ अव्यवस्था और कचरे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। यह स्थिति संकेत देती है कि पर्यटन विकास की वर्तमान दिशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विशेष चिंता का विषय यह है कि हिमालयी क्षेत्रों में विकास की अवधारणा अक्सर मैदानी मॉडल से प्रभावित दिखाई देती है। चौड़ी सड़कों, विशाल भवनों और बड़े होटल परिसरों को प्रगति का प्रतीक माना जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक पारिस्थितिकी सीमाएं भिन्न हैं। हिमालय में विकास का अर्थ केवल भौतिक अवसंरचना का विस्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय संसाधनों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण होना चाहिए। एक पहलू यह भी है कि यदि पर्यटन केवल प्राकृतिक दृश्यों के उपभोग तक सीमित रहेगा, स्थानीय संस्कृति को संरक्षण एवं सम्मान नहीं मिलेगा, तो वह धीरे धीरे यह अपने ही आकर्षण के स्रोत को कमजोर कर देगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की भी है कि पर्यटन को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जोड़ा जाए। स्थानीय स्थापत्य शैली में पर आधारित होमस्टे, लोक भोजन, स्थानीय उत्पादों का विपणन, पारंपरिक कला और शिल्प का संरक्षण तथा ऐतिहासिक धरोहरों का पुनर्जीवन पर्यटन नीति के अभिन्न अंग होने चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि आगंतुकों की संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर हिमालय की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक वहन क्षमता को केंद्र में रखा जाए। पर्यटन योजनाओं में जल स्रोतों की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि नीति निर्माण में स्थानीय लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वे ही क्षेत्र के भूगोल और उसकी संवेदनशीलता को सबसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। याद रखना होगा कि हिमालयी क्षेत्रों को यदि केवल बाजार और निवेश की भूमि के रूप में देखा जाएगा तो उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। तत्कालिक आर्थिक लाभ के लिए अगर हम उसकी परिस्थितिकी और सांस्कृतिक आत्मा की उपेक्षा करेंगे तो आने वाले वर्षों में हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमें विकास चाहिए, लेकिन विनाश की शर्त पर नहीं चाहिए। ये होना चाहिए। पर्यटन बढ़ना चाहिए, लेकिन बाकी भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं। व्यक्तित्व की बुनियाद, ये आप देखेंगे कि हम अक्सर सुनते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं और जैसा हम करते हैं वैसा हम बनने लगते हैं। यह कथन इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारी सोच का हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिकता हमारे विचारों को दिशा देती है और वही विचार हमारे कार्यों तथा निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मकता, आशा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगी तो हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण, उत्साह और दृढ़ता का विकास होगा। ऐसे लोग चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और इसके विपरीत अगर हमारी सोच लगातार नकारात्मकता, भय या निराशा से घिरी रहे तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार, निर्णयों और आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। नकारात्मक विचार हमें अवसरों को पहचानने से रोक सकते हैं, हमारी क्षमताओं पर संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि केवल सोच ही जीवन के हर परिणाम को निर्धारित नहीं करती है। परिस्थितियां, अनुभव, सामाजिक वातावरण और हमारे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी हमारी सोच इन परिस्थितियों को देखने
और उनसे निपटने के तरीकों को अवश्य प्रभावित करती है। इसलिए सकारात्मक, यथार्थवादी और संतुलित सोच का विकास करना व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सोच और हमारे मस्तिष्क के बीच एक गहरा और अटूट संबंध है। हमारे विचार केवल मन में आने जाने वाली प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि वे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो मस्तिष्क में उससे संबंधित तंत्रिका मार्ग मजबूत होने लगता है। इसी क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क नए अनुभव के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करता है। क्या करता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता या स्वयं को असफल मानता है, तो ऐसी सोच उसके आत्मविश्वास और प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत अगर वह यह विश्वास रखता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूं या मैं सीखकर इसे पूरा कर सकता हूं, तो उसका व्यवहार अधिक आत्मविश्वासी और सक्रिय हो सकता है तथा चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता बढ़ सकती है। ओशो का मानना था कि हमारे विचारों की ऊर्जा व्यापक प्रभाव डाल सकती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सकती है, चाहे इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण माना जाए या प्रेरणात्मक विचार। यह हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहने का संदेश अवश्य देता है। दरअसल हमारी सोच निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रभाव डालती है। किसी परिस्थिति को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं यह काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तो वह इस स्थिति को दो अलग अलग तरीकों से देख सकता है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि वह खुद को असफल मानकर निराश हो जाए, जबकि दूसरा दृष्टिकोण एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ने और बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सकारात्मक, यथार्थवादी और रचनात्मक सोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल हमारी मनोदशा को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे व्यवहार व्यक्तित्व को भी आकार देती है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, बल्कि यह हमारी दैनिक सोच, आदतों और व्यवहारों का परिणाम होता है। अगर कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना एक चुनौती के रूप में करता है तो यह दृष्टिकोण धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। समय के साथ यही आदत उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और वह एक जिज्ञासु, आत्मविश्वासी और विकासोन्मुख व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति हर असफलता में केवल अपनी कमियां खोजता है, भय या निराशा में घिर जाता है, तो उसके व्यक्तित्व में संकोच, असुरक्षा, निराशावाद जैसे अवगुण विकसित हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए यह क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विचार, व्यवहार, आदत, व्यक्तित्व। अगर हम समय रहते अपने विचारों और व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाएं, तो अपने व्यक्तित्व को और अधिक सशक्त तथा संतुलित बना सकते हैं। यानी आज हम जैसा सोचते हैं और वही कल हमारी आदतों और आखिरकार हमारे व्यक्तित्व का आधार बन सकता है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह स्थिर नहीं होता है, बल्कि नई सोच, नए अनुभव और जागरूक प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। माना जाता है कि व्यक्तित्व जन्म से तय होता है, लेकिन यह पूरी तरह स्थिर नहीं होता है। नए अनुभव, वातावरण और प्रयासों से इसमें बदलाव आ सकता है। शिक्षा, संबंध, चुनौतियां, आत्मचिंतन व्यक्ति की सोच तथा व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। मसलन भय से भरा व्यक्ति भी अभ्यास से अधिक आत्मविश्वासी और निर्दय बन सकता है। इसलिए व्यक्तित्व को विकसित होने वाली प्रक्रिया माना जा सकता है। अपनी आदतों, व्यवहार पर ध्यान देकर व्यक्ति इसे अधिक परिपक्व और संतुलित बना सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां रहते हैं, इनकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जवाबदेही के बरकस। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन सोमवार को जिस रूप में पहुंचा, उससे बचने के लिए अगर सिर्फ बातचीत का रास्ता अख्तियार किया गया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से 3 मुख्य मांगों के साथ चलो संसद का आह्वान किया था। वहां बड़ी संख्या में जमा हुए युवाओं को रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे बल प्रयोग किया, जिसमें कई युवाओं के घायल होने की खबर है। इस रोक में एक बार फिर देश की लोकतांत्रिक परंपरा और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर चोट ही पहुंचाई है। संभव है कि इस तरह की सख्ती के जरिए आंदोलनकारियों की आवाज को फिलहाल शांत कर दिया जाए, लेकिन क्या इससे वे सवाल खत्म हो जाएंगे और
लेकर युवाओं के सामने सड़क पर उतरने की नौबत आई। अगर सरकार की मंशा आंदोलनकारियों के मुद्दों को हंगामे की शोर में दफन करना नहीं, तो क्या इसके लिए वक्त पर संवाद की पहल नहीं की जानी चाहिए? और आप देखते हैं कि वो चर्चाएं भी हुई हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं हुई हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हुई हैं। हमारे देश में नया भारत गजब का है। आप शिक्षा की बात करेंगे, बात किससे करनी पड़ेगी? स्वास्थ्य मंत्री से। आप पेट्रोलियम मंत्रालय की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, बात किससे करनी पड़ेगी? सड़क मंत्री से। मतलब आप सोच रहे हैं। इससे पहले शनिवार को इसी मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस जिस तरीके से उठाकर ले गई थी, उस पर भी सवाल उठे थे। मगर उसके बाद भी सरकार ने अपनी ओर से आंदोलनकारी युवाओं की मांगों पर विचार करना या उन पर बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। चलो, संसद के आह्वान के बाद एक तरह से पहले से ही सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था कि सोमवार को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन ज्यादा जटिल स्वरूप भी अख्तियार कर सकता है। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए जिस शिद्दत से पुलिस बल को खुला छोड़ दिया, जो निर्देश दिए, क्या उतनी ही संजीदगी से आंदोलनकारी युवाओं से बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? हालांकि हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र उन्हें सौंपा, मगर यह समझना मुश्किल है कि आखिर सरकार ने किन वजहों से इस संदर्भ में शुरू से ही उदासीनता, उपेक्षा का रुख अपनाया रखा। गौरतलब है कि आंदोलनकारियों की ओर से मुख्य रूप से 3 मांगे की जा रही हैं। इसमें सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी देने और उन पर कोई कार्रवाई न करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें बर्खास्त करने, तथा नीट 2026 प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग शामिल है। ये ऐसी मांगे हैं जिन पर संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टि के साथ विचार करना एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए जिम्मेदारी का भी मामला होना चाहिए। विडंबना यह है कि जब शांतिपूर्ण आंदोलन का दायरा फैलने लगा और उसके सवाल तूल पकड़ने लगे, तब भी सरकार को इस समूचे मुद्दे पर परिपक्व प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं लगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और आंदोलनकारियों की बात सुनना तथा उनसे संवाद करना सरकार का लोकतांत्रिक दायित्व है। इसके बजाय आंदोलनकारी युवाओं के खिलाफ सख्ती का रास्ता चुना गया। सरकार खुद शैक्षिक सुधार के दावे करती नहीं थकती, मगर विचित्र है कि शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उसके लिए गैर महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिए। कामयाबी का किताब। ये अमेरिका के न्यू जर्सी में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फीफा के फाइनल मैच के साथ ही इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजन अपने पीछे खट्टी मीठी यादें छोड़ गया। फाइनल में स्पेन ने मैदान में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1 गोल से हराया। फीफा विश्व कप 2026 अपने नाम कर लिया और इसमें कोई संदेह नहीं कि स्पेन और अर्जेंटीना ने अपना पूरा दम लगाकर एक दूसरे से मुकाबला किया। निर्धारित समय में कोई फैसला नहीं हो सका, तो इसका मतलब यह है कि मैदान में दो बराबर क्षमता की टीमें थीं और यह तय होना मुश्किल था कि कौन दूसरे पर भारी पड़ेगा। मगर अतिरिक्त समय में आखिर स्पेन ने बाजी झटक कर यह साबित किया कि एक बार फिर वह फिलहाल सर्वश्रेष्ठ टीम है। हालांकि स्पेन ने दबदबा जरूर बनाए रखा, लेकिन अर्जेंटीना ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। निश्चित तौर पर फुटबॉल से प्रेम करने वालों को लियोनेल मेसी के चमत्कारिक खेल की उम्मीद रही होगी, लेकिन फाइनल सहित पिछले कई मैचों में उनकी चमक फीकी ही रही। दरअसल एक खिलाड़ी की क्षमता पर ज्यादा निर्भरता किसी भी टीम के बाकी मोर्चे को सुरक्षात्मक बना दे सकती है। अर्जेंटीना के साथ शायद ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर स्पेन के सभी खिलाड़ियों ने पूरे मैदान में हर स्तर पर अपनी ठोस मौजूदगी का एहसास कराया और वैश्विक खिताब अपने नाम किया। जाहिर है कि जिस अर्जेंटीना ने वैश्विक फुटबॉल प्रेमियों को किसी चमत्कार की आस रही होगी, अब उसकी टीम की उम्मीदें अगले आयोजन तक के लिए आगे खिसक गई। या किसी भी खेल प्रतियोगिता का एक सामान्य और स्वाभाविक चक्र है। मगर अफसोस की बात है कि फीफा के मैचों में जिस तरह लगातार कई विवाद सामने आए, उसने दुनिया भर के खेल प्रेमियों को निराश किया। कुछ मैचों के दौरान कई मौकों पर खिलाड़ियों ने जिस तरह नियमों को तोड़ने की कोशिश की, कई खिलाड़ियों के बीच अप्रिय टकराव की स्थिति देखी गई। रेफरी की भूमिका पर भी सवाल उठे। उससे प्रतियोगिता के नियम कायदे और उन पर सख्ती से अमल को लेकर उठाए सवाल उठे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये है स्पेन, देख रहे हैं।
धन्यवाद।